हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 2019 समर का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सेमेस्टर एग्जाम का पेपर देखा था। उसमें हमने सेक्शन ए के जो 12 क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। सेक्शन ए में आपको केवल 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 2018 विंटर का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर ले रहे हैं और इसमें हम सेक्शन ए के 12 क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन ए में ध्यान रखिएगा, आपको केवल 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, द वैल्यू ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डैश मीटर। एक खगोलीय मात्रक का मान डॉट डॉट होता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू इसने पूछी है मीटर में। तो देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आपकी होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय मात्रक का मान मीटर में कितना होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है दो प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ 2 इलास्टिक मटेरियल इज डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। दो प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम डॉट डॉट व डॉट डॉट हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसी 2 इलास्टिक मटेरियल्स, दो मटेरियल्स लिखने हैं जो इलास्टिक हों। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो उदाहरण कौन कौन से लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के नाम लिख सकते हैं, यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। तो पहला लिख लीजिएगा आप क्वार्ट्ज और दूसरा लिख सकते हैं आप फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है, वैसे इलास्टिक मटेरियल कई और भी होते हैं, जैसे रबर है, स्टील है, उनको भी लिख सकते हैं आप। लेकिन ये जो लगभग परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हैं क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज, इसको लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन। 1 जूल का मान डॉट डॉट अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू डॉट डॉट अर्ग। तो आपको बताना है कि 1 जूल, देखिए जूल जो होता है वो मात्रक लिया जाता है MKS सिस्टम में, और अर्ग जो मात्रक होता है वो होता है CGS सिस्टम में। ठीक है, तो 1 जूल की वैल्यू होती है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डॉट डॉट टेम्परेचर। यानी जल का घनत्व अधिकतम डॉट डॉट ताप पर होता है। तो आपको बताना है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पर होती है। तो देखिए जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उसका घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5th है ड्यू टू इलास्टिसिटी मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन इज डॉट डॉट। प्रत्यास्थता के कारण पर्वत की अधिकतम ऊंचाई डॉट डॉट होती है। अब देखिए आपने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो इलास्टिसिटी के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें से एक एप्लीकेशन ये भी है कि आप इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को यूज करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो अर्थ पर माउंटेन्स हैं उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। यानी पृथ्वी पर पर्वतों की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, ये आप प्रत्यास्थता के गुण का उपयोग करके जान सकते हैं। और वहां पर आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लगभग 10 किलोमीटर। और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका, उसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 8,848 मीटर है, और देखिए वो 10 किलोमीटर से कम ही है। ठीक है, तो प्रत्यास्थता के कारण पर्वत की अधिकतम ऊंचाई आप क्या लिखेंगे, लगभग 10 किलोमीटर होती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ये है द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू डॉट डॉट। पानी की बूंद का आकार डॉट डॉट के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था, वैसे पानी की बूंद का आकार गोलाकार डॉट डॉट के कारण होता है। ठीक है, तो अब आप ये फिनोमेना जानते होंगे कि जो पानी की छोटी बूंदें होती हैं वो गोलाकार
इसलिए होती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक फिनोमेना वर्क करता है जिसे आप नाम देते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। पानी की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 7th नंबर का क्वेश्चन है शेप ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज डॉट डॉट। ठीक है, केश नली में जल का आकार डॉट डॉट होता है। देखिए जो कैपिलरी ट्यूब होती है यानी कि केश नली होती है, उसमें जो है अलग अलग द्रवों का आकार अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप केश नली में जल डालते हैं तो जल का ऊपरी पृष्ठ लगभग बीच में धंसा हुआ हो जाता है, यानी कि कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, यानी उसका मुक्त पृष्ठ ऊपर की तरफ से लगभग अवतलाकार होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं केश नली में जल का आकार वक्राकार या ब्रैकेट में लिख सकते हैं अवतलाकार होता है। ठीक है, शेप ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डॉट डॉट। वायुमंडलीय दाब का मान डॉट डॉट होता है। तो वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? देखिए दाब है तो इसका मात्रक यहाँ पर लेंगे पास्कल। ठीक है, और वैल्यू कितनी होगी? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9th नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डॉट डॉट वेव। पाइजो इलेक्ट्रिक विधि का उपयोग डॉट डॉट तरंग के उत्पादन में होता है। तो इसका आंसर है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी जो आपके अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं उनके उत्पादन में इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आपकी बुक में ये चीज़ दी गई है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। ठीक है, उसमें से एक होता है पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड। ठीक है, पहला होता है देखिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनके प्रोडक्शन की पहली मेथड होती है यांत्रिक दोलित्र के द्वारा, यानी कि मैकेनिकल वाइब्रेटर के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें। दूसरा, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उन्हें आप मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव द्वारा। और तीसरा, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए आप कोई भी सेक्शन ए के जो क्वेश्चन देखते हैं तो उस चैप्टर में उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी आप ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे अभी पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही जैसे देखा था कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो उस यूनिट में और चीज़ें क्या पूछी जा सकती हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, या 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 जूल का मान डॉट डॉट अर्ग होता है तो इसकी जगह पर ये भी पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। ठीक है, न्यूटन जो होता है MKS सिस्टम में होता है और डाइन होता है आपका CGS सिस्टम में। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स होता है वैसे 10⁵ डाइन। तो चलिए इसी तरह से आप जो ये क्वेश्चंस हैं उनके आसपास और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको ध्यान में रख के भी काम जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10th नंबर का क्वेश्चन है मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको टू बी हर्ड इज डॉट डॉट मीटर। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी डॉट डॉट मीटर होती है। ठीक है, तो इको को सुनने के लिए आपके साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए ये जानना चाह रहा है। तो इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर केवल डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ये डिस्टेंस आपकी निकल के आती है लगभग 16.5 मीटर, यानी कि 16.5 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है आपका रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इज डॉट डॉट।
यानी वेग तथा तरंग दैर्ध्य के बीच डॉट डॉट संबंध है। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में कौन सा फॉर्मूला बनता है वो लिखना है, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट के लिए सिंबल यूज करेंगे v, और वेवलेंथ के लिए सिंबल यूज करते हैं लैम्डा। तो v और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल्स होता है n लैम्डा, जहां पर n होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो v हो गई आपकी वेलोसिटी, n हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हो गई आपकी वेवलेंथ। यानी कि v है वेग, n है आवृत्ति और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो v इक्वल्स n लैम्डा। अब देखिए कभी कभी v इक्वल्स n लैम्डा का डेरिवेशन 3 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12th नंबर का क्वेश्चन है जो, ये क्वेश्चन कहता है कि द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रिवर्बरेशन टाइम फॉर ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक शुड बी डॉट डॉट। किसी ऑर्केस्ट्रा संगीत को सुनने के लिए अनुरणन काल का न्यूनतम मान डॉट डॉट होता है। तो देखिए अगर आपको किसी ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक को सुनना है और उस रूम में जो रिवर्बरेशन टाइम है वो रिवर्बरेशन टाइम आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, ये वैल्यू होती है आपकी लगभग 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा का रिवर्बरेशन टाइम होगा तो बहुत ही नॉइस प्रोड्यूस होगी उस ऑर्केस्ट्रा वाले रूम में, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रा संगीत को सुनने के लिए जो रिवर्बरेशन टाइम की मिनिमम वैल्यू है वो होनी चाहिए लगभग 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर है 2 सेकेंड, ठीक है। तो आशा है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिएगा, उनमें से क्वेश्चंस सॉल्व करिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उनके आसपास और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस यूनिट से, ये भी जरूर इस पर वर्क करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।